तेज है। आरजेडी ने पोस्टर लगाकर और सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर नीतीश सरकार को घेरा, तो जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने आरजेडी पर शराब कंपनियों से चंदा लेने का आरोप लगा दिया और ये सवाल पूछा कि शराबबंदी में शराब कंपनियों से चंदा क्यों लिया, क्या शराब कंपनियों से कोई डील हुई थी? शराबियों को नशे में घुमाने वाली शराब के इर्द गिर्द आजकल बिहार की सियासत घूम रही है। आरजेडी ने शुक्रवार की रात सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर नीतीश सरकार पर निशाना साधा और बिहार की सियासत लहक गई। शराबबंदी वाले राज्यों में शराब कंपनियों से क्यों लिया चंदा? शराबबंदी पर आरजेडी ने सवाल उठाया तो जेडीयू ने जवाब देने के लिए तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और आरजेडी पर शराबबंदी में शराब कंपनियों से चुनावी बॉन्ड के जरिए 46 करोड़ 64 लाख का चंदा लेने का आरोप लगा दिया। शराबबंदी वाले राज्यों में शराब कंपनियों से क्यों लिया चंदा? जेडीयू के आरोप के साथ बीजेपी भी खड़ी दिखी। बीजेपी नेताओं ने बताया आरजेडी को कुल 74 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला है। इसमें 63% बॉन्ड सिर्फ शराब बनाने वाली कंपनी ने ही दिया है। कंपनियों और शराब बेचने वालों के साथ इनकी मिली भगत है और ये चाहते हैं कि बिहार में शराब की बिक्री रहे, अवैध कारोबार जारी रहे और इसलिए इस तरह की रोज ये बयानबाजी करते रहते हैं। शराब और शराबबंदी पर तेज सियासत के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बिहार सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ही शराब बेचवा रही है। क्योंकि सरकार ही शराब बिचवाने का काम कर रही है, संरक्षण देने का काम कर रही है माफियाओं को। एक और आरजेडी के नेता बार बार शराबबंदी में जहरीली शराब से मौत के आंकड़े गिना रहे हैं, तो दूसरी ओर जेडीयू और बीजेपी के नेता सवाल पूछ रहे हैं कि जब शराबबंदी की शपथ ली थी तो फिर शराब कंपनियों से चंदा क्यों लिया? क्या शराबबंदी के खिलाफ माहौल बनाने की डील हुई थी? न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं शराब को लेकर के जेडीयू और बीजेपी के खुलासे पर आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी पार्टी ने पलटवार किया है। जनता दल ये खुलासा कर रही है। क्या चीज का खुलासा? बिहार के हर पंचायतों में शराब का ठेका खुलवाए नीतीश जी के नेतृत्व में, इसका खुलासा कि जहरीली शराब से जो मौतें लगातार बिहार के अंदर में हो रही हैं, गोदे सुने हो रही है, मांग की सुंदरें छिड़ी जा रही है, क्या इसका खुलासा? तो जनता का दमन और उत्पीड़न करने वाली पार्टी जनता दल यू है। जहां दारू अनलिमिटेड उपलब्ध है वही जनता दल यू की सरकार है। इससे बिहार की जनता मुक्ति चाहती है। नीरज जी को ये बताना चाहिए कि जेडीयू और भाजपा की सरकार में शराबबंदी के बाद शराब कितना बिक रहा है, होम डिलीवरी कितना है, उसकी कमाई सरकार को तो नहीं जा रही है, जेडीयू और भाजपा को कितना जा रहा है? जो शराब कंपनी वाले ने आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल जी पे कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में शराब घोटाला किया, उससे भी भारतीय जनता पार्टी चंदा ले ली। भाजपा पे क्यों नहीं बोल रही है जदयू कि कितना लोगों से चंदा लिए हैं, कितना लोगों से क्या लिए हैं? और पटना से बड़ी खबर, जहां डेंगू का डंक कम नहीं हो रहा है। बिहार में एक दिन में 204 मरीज मिले हैं। पटना में डेंगू के 100 नए मरीज मिले हैं। राज्य में अब तक 6,656 मरीज मिल चुके हैं। पटना की अगर बात करें तो यहां 3,305 लोग डेंगू से पीड़ित रहे। न्यूज 18 की अपील है कि मच्छर के डंक से बचे, सतर्कता सावधानी जरूरी है। तो पटना में डेंगू के 100 मरीज मिले। राज्य में अब तक 6,656 मरीज अब तक मिल चुके हैं। और राजधानी पटना की अगर बात करें तो राजधानी पटना सबसे ज्यादा प्रभावित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में 28 अक्टूबर को एक एनडीए के घटक दलों की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसे लेकर के सियासी हलचल अब तेज हो गई है। बैठक में क्या कुछ होगा, इस पर भी निगाहें टिकी हुई है। भले ही बिहार विधानसभा के चुनाव में 1 साल का समय हो, राजनीतिक दल रणनीति बनाने में अभी से जुट गए हैं। इसी क्रम में 28 अक्टूबर को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास
एक अणे मार्ग पर एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक होने जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि खबर ये भी है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जा सकती है। बैठक में घटक दलों के एमपी, एमएलए, एमएलसी और संगठन से जुड़े नेता जुटेंगे। इस बैठक में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ चारों सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। 28 अक्टूबर को सीएम आवास में होने वाली एनडीए की बड़ी बैठक को लेकर बिहार में सियासी बहस भी छिड़ गई है। बैठक पर विपक्ष के नेता चुटकी ले रहे हैं। एक बैठक एक अन्य मार्ग में बुला गए, चाहे दिल्ली में बुला गए, क्या फर्क पड़ता है बिहार के अंदर में? जिस तरह से तेजी में अनावश्यक तरीके से बैठक बुलाई गई है, ऐसा लगता है नीतीश जी के मन में कुछ और चल रहा होगा। वहीं एनडीए के नेता उपचुनाव को लेकर इस बैठक को काफी अहम बता रहे हैं। स्वाभाविक रूप से एक साझा रणनीति बनेगी और लोकसभा चुनाव से बेहतर परिणाम। एनडीए का एक सशक्त और समृद्ध बिहार बनाने का संकल्प स्पष्ट होता है। इस बैठक में बिहार में विकास को तेज करने के लिए नई रणनीति पर चर्चा होगी। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें 3 सीटें इंडिया के पास थी तो 1 सीट एनडीए के पास। ऐसे में तेजस्वी यादव की साख दांव पर है और एनडीए के नेता किसी भी हाल में ज्यादा से ज्यादा सीट जीतकर मानसिक बढ़त बनाने की फिराक में है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तेजस्वी यादव ने जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार को लीगल नोटिस भेज दिया है। दरअसल नीरज कुमार ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव पर सैलरी घोटाले का आरोप लगाया था। नीरज कुमार ने इसको लेकर कई कागजात भी पेश किए थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर नोटिस का कोई जवाब नहीं आया तो नीरज कुमार को कोर्ट में लेकर जाऊंगा। झूठ भ्रम और किसी के चरित्र को बदनाम करेगा कोई तो कोई तो चुप बैठेगा नहीं। लोगों को वो बोलना चाहिए। झूठ की राजनीति, जालसाजी, बदनाम करने की राजनीति, नकारात्मक राजनीति ये लोग करते हैं। तो अगर किसी को, अगर मेरे को कहा जा रहा है कि हम सैलरी घोटाला कर रहे हैं तो हम उसको लीगल नोटिस क्यों नहीं भेजें? और अगर बकायदा कोई जवाब नहीं आएगा तो हम उसको कोर्ट तक लेके जाएंगे। और इसी बीच पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। शहाबुद्दीन के बेटे लेंगे आरजेडी की सदस्यता। तो इस वक्त की बड़ी खबर पटना से, ओसामा आज आरजेडी की सदस्यता लेंगे। लालू तेजस्वी से ओसामा ने मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक ये मुलाकात चली है। बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां शहाबुद्दीन के बेटे आरजेडी की सदस्यता लेने वाले हैं। ओसामा आज आरजेडी की सदस्यता लेंगे। लालू तेजस्वी से ओसामा की मुलाकात हुई है और करीब 1 घंटे तक ये मुलाकात चली है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ओसामा आरजेडी की सदस्यता ले सकते हैं। दरभंगा में मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने प्रशांत किशोर पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने प्रशांत किशोर को समाज विरोधी और गांधी के विचारों का हत्यारा बताया। मंत्री ने कहा कि 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती थी और उस दिन शराबबंदी खत्म करने की बात कहकर प्रशांत किशोर ने महात्मा गांधी के विचारों की हत्या की है। वो समाज विरोधी है, समाज के सभी वर्गों के नौजवान के विरोधी है, महात्मा गांधी के विचार के हत्यारे है। वो जिस रोज वो पार्टी का गठन किया वेटनरी कॉलेज में, उस रोज 2 अक्टूबर था, महात्मा गांधी का जयंती था और उस रोज उनके विचार को हत्या किया है। आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद को भारत रत्न देने की मांग पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद जंगल राज के पुरोधा और भ्रष्टाचार के मसीहा हैं। उनके कारण बिहार के लोग दूसरे राज्यों में शर्मिंदा होते हैं। ऐसे लोगों के लिए भारत रत्न की मांग करने वाले को शर्म आनी चाहिए। जंगल राज के पुरोधा, भ्रष्टाचार के मसीहा को तो निश्चित तौर पर राजद के लोग जो वृत्ति है, जो प्रवृत्ति है, उसी कीर्ति के अनुकूल वो पुरस्कार मांग रहे हैं। और लालू यादव से ज्यादा भ्रष्टाचारी सजायाफ्ता माननीय न्यायालय के द्वारा, उनको तो वो बिहार के सबसे बड़े रत्न है, जिस रत्न पर बिहार के लोग दूसरे राज्य में कितने शर्मिंदगी महसूस करते हैं, ये बिहार के नौजवान जानते हैं।
शर्म लगनी चाहिए ऐसे लोगों को भारत रत्न की मांग करते हुए। ठंड के मौसम के लिए विमानों के लिए नया शेड्यूल जारी किया गया। दीपावली छठ पर नई फ्लाइट मिलेगी। आज से 98 विमानों की आवाजाही होगी। 7:10 पर सुबह पहली फ्लाइट पटना एयरपोर्ट पहुंचेगी। 7:35 पर यहां से पहली फ्लाइट उड़ान भरेगी। सबसे अधिक 33 जोड़ी फ्लाइट इंडिगो की होगी। तो विमानों के लिए नया शेड्यूल सामने आ चुका है और सामने पर्व त्योहार है, उसको लेकर के यात्रियों को अब सुविधा भी होगी। और अब खबर झारखंड के सियासी गलियारे से है। झारखंड में भाकपा माले ने झामुमो और कांग्रेस की 70 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा को एक तरफा बताया है। माले नेता मनोज भक्त ने कहा कि इंडिया गठबंधन क्रिटिकल स्थिति में है। माले ने कांग्रेस और जेएमएम को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। झारखंड में चुनावी माहौल चरम पर पहुंचता जा रहा है। दूसरी ओर इंडिया अलायंस की गांठ गठबंधन को कमजोर करती दिख रही है। शनिवार को भाकपा माले की ओर से राज्य सचिव मनोज भक्त ने जेएमएम और कांग्रेस पर मनमानी का आरोप लगाते हुए 70 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम के ऐलान को एक तरफा बता दिया और कहा कि आज इंडिया गठबंधन क्रिटिकल स्थिति में है। इसके लिए हम लोग कल तक इंतजार कर रहे हैं। कल तक अगर ये नहीं होता है तो हम सेकेंड लिस्ट इसके अनुकूल हम लोग जारी करेंगे। माले ने जेएमएम और कांग्रेस को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि जमुआ सीट पर हर हाल में भाकपा माले लड़ेगा। धनवार से उम्मीदवार हटाने पर विचार करे जेएमएम। चुनाव के ऐलान के बाद से ही इंडिया अलायंस के अंदर खटपट शुरू हो गई थी। पहले सीटों के बंटवारे पर आरजेडी ने ऐतराज जताया और उसके बाद अब भाकपा माले ने तो अल्टीमेटम ही दे दिया है। ऐसे में सवाल है कि झारखंड में इंडिया अलायंस की गांठ खुल जाएगी और गठबंधन टूट जाएगा। न्यूज 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इरफान अंसारी के बिगड़े बोल के खिलाफ बीजेपी लगातार आक्रामक है। पार्टी के बड़े नेताओं के साथ ही अब महिला ब्रिगेड ने भी मोर्चा खोल दिया है। रांची में बड़ी संख्या में बीजेपी की महिला नेता इरफान अंसारी के आवास पर पहुंच गई और विरोध प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती सिंह ने इस्तीफे की मांग करते हुए ये कहा कि आधी आबादी के खिलाफ इरफान अंसारी का ये बयान बेहद ही आपत्तिजनक है। इरफान अंसारी महिला विरोधी है और उन्हें मंत्री रहने का कोई हक नहीं है। इधर इरफान अंसारी के विवादित बयान पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी संज्ञान लिया है और राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी के साथ ही जामताड़ा के डीसी और एसपी से जवाब मांगा है। आयोग ने इन अधिकारियों से 3 दिन के भीतर कार्रवाई को लेकर जवाब मांगा है और जवाब नहीं देने पर आयोग इन अधिकारियों को हाजिर होने के लिए समन भी जारी कर सकता है। देखिए, 3 दिन के भीतर अधिकारी जवाब दे और इरफान अंसारी को लेकर के अब एक्शन भी देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय स्त्री आयोग ने इस पूरे मसले पर संज्ञान लिया है, जवाब मांगा गया है। इरफान अंसारी के बिगड़े बोल पर संज्ञान ये लिया गया, जिस पर सियासत भी तेज है। मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी से जवाब मांगा गया है। इरफान के बिगड़े बोल पर बीजेपी लाल है। झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने तो सीएम हेमंत सोरेन से तुरंत इरफान अंसारी को बर्खास्त करने की मांग कर दी है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस तरह का बयान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इरफान अंसारी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उनके बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ये केवल उनका अपमान नहीं है, झारखंड की बहनों का, बेटियों का अपमान है, भारत की नारी शक्ति का अपमान है। और जरा भी अगर शर्म है हेमंत सोरेन जी में तो उनको इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। तो इरफान अंसारी एक बार फिर से विवादित बयान को लेकर मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। बीजेपी लगातार हमलावर है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि वे अपनी हार देख बौखलाहट में ऐसा बयान दे रहे हैं। तो बीजेपी के दूसरे नेता इरफान अंसारी से माफी मांगने की मांग पर अड़े हैं, जबकि उनके गठबंधन के साथी और जेएमएम की महिला उम्मीदवार महुआ मांझी ने भी इरफान अंसारी के बयान से किनारा कर लिया है और माफी मांगने की नसीहत दी है।
कि वो साफ दिखता है कि वो बिल्कुल हार की कगार पर वो पहुंच चुके हैं और इसलिए उनके अंदर से यह बौखलाहट वो बाहर निकल रहा है, क्योंकि वो समझ रहे थे कि हम जीत रहे हैं बड़ा आसानी से, लेकिन जैसे ही सीता सोरेन वहाँ गई अब उनकी छटपटाहट देखने लगा। ऊंची मानसिकता वाले कांग्रेस को तुरंत, कांग्रेस पार्टी को इतनी घटिया सोच रखने वाले जो उनके मंत्री है, इनको हटाना चाहिए। इनको तुरंत जो टिकट दिए हैं बिल्कुल उनको वापस लेना चाहिए। ऐसे लोगों को वो लड़ाते हैं, यानी कि वो ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। सिर्फ सीता सोरेन जी के ऊपर ये आपत्तिजनक या ये जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है, ये सिर्फ एक व्यक्ति या एक महिला के खिलाफ नहीं किया गया है, ये झारखंड और बिहार के तमाम महिलाओं के खिलाफ और बेटियों के खिलाफ उन्होंने ये शब्दों का प्रयोग किया है। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ और मुझे लगता है कि इन ऐसे लोगों को राजनीति में आने की कोई आवश्यकता नहीं है और राजनीति में आने की कोई जगह नहीं है। मैं इस पर टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगी कि हम लोग कभी भी किसी के खिलाफ व्यक्तिगत हमला हम लोग नहीं करते हैं, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप भी हम लोग पसंद नहीं करते हैं। अगर कोई कर रहा है तो ये उनका व्यक्तिगत मामला है, उनको माफी मांगनी चाहिए। बिहार में बाढ़ और कटाव की समस्या पर जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि हाई डैम ही इसका समाधान है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार 2004 से ही इस कोशिश में लगे हैं कि लेकिन नेपाल सहयोग नहीं कर रहा है। विजय चौधरी ने 4 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में एनडीए की जीत का दावा भी किया। इनका अस्थायी निदान है उच्च स्तरीय डैम, हाई लेवल डैम। स्वाभाविक रूप से वो ऊपर वाला इलाका सभी नदियों में नेपाल का क्षेत्र पड़ जाता है, चाहे गंडक हो, बागमती हो, कोसी हो, सब में वो चिन्हित करके 2003-04 में ही समझिए जेपीओ कहते हैं, ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफिस, जिसमें भारत सरकार के अधिकारी रहते हैं, बिहार सरकार के, नेपाल सरकार के, सब लोग मिलके वो हाई लेवल डैम बनाने का काम शुरू करते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि इसमें कोई प्रगति नहीं हो पा रही है, क्योंकि नेपाल सरकार के तरफ से हम लोगों को आवश्यक सहयोग नहीं मिलता है। बेलागंज में भी, इमामगंज में भी हमको तो लगा कि उस दिन जो उपस्थिति थी नामांकन सभा में और जो लोगों का उत्साह था, हमको तो लग रहा था कि नतीजा उसी दिन घोषित हो जाना चाहिए। और कटिहार से बड़ी खबर, जहां रेल यात्री के चाकू से कूदकर हत्या कर दी गई है। हमले में दूसरा यात्री घायल हो गया। गरीब नवाज एक्सप्रेस ट्रेन से अनिल लौटा था, स्टेशन के बाहर हमला किया गया। नकाब पहने बदमाशों ने हमला बोला। रेल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो कटिहार से यह बड़ी खबर, जहां पर गरीब नवाज ट्रेन में इस घटना को अंजाम दिया गया। सुब्रत हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। सुब्रत, चाकू कूदकर हत्या रेल यात्री की हुई है, क्या पूरा मामला सामने आया है? देखिए, काफी दुखद मामला है। कटिहार के ही आजमनगर के रहने वाले अनिल अपने 4 साथियों के साथ मुरादाबाद से कटिहार लौटा था और कटिहार लौटने के बाद वो खाना खाने के लिए बाहर निकला था और खाना खाकर जब लौट रहा था उस दौरान अनिल को शौच लग गया और जिस कारण वो स्टेशन के बगल के ही इलाके में गया था और इस पहले से ही पीछा कर ले 4 नाकापोश बदमाश इस दौरान हमला कर दिया, जिसमें अनिल के साथी कमल घायल हो गया, जबकि चाकू लगने से अनिल की मौत हो गई। और इस मामले में 2000 नगद और मोबाइल लूट लेने की बात आई है। काफी गंभीर मामला है। स्टेशन परिसर से ही जुड़ा हुआ इलाका है और उसमें इस तरह की घटना हो जाना अपने आप में एक चौंकाने वाला मामला है। फिलहाल पुलिस इस मामले पर जांच कर रही है। चलिए, बिल्कुल सुब्रत, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और चलिए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त, जल्द वापस आते हैं।